Potential. Voltage means potential. Potential is what? Work upon charge. Agreed? अब यहां पर क्या होगा? वर्क चार्ज क्या होता है? करंट क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज क्या हो गया? करंट इनटू टाइम. यानी कि पहली ऑप्शन हो गई इसकी 15th का ये. और बोलिए. Yes, sir. Sir, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1. हाँ, छोड़ दो सर, अब आज की क्लास में कराऊंगा. अभी मुझे इसके बेस पे कराना है. ये क्वेश्चन अभी कराने थे. राइट. वो एक्चुअली मैंने जिनको क्लिक किया था उनके अलावा ये दूसरे क्वेश्चन आ गए. ये थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गई. लिव दिस क्वेश्चन. सही बात है, नेचुरल डाउट होना ही था. पर Sir, निकल question सकता था number लेकिन 6 निकला में भी इसलिए ऐसा नहीं ही क्योंकि था. आपकी जगह सही है. हाँ क्या? सर, क्वेश्चन नंबर 6 भी मतलब वो भी ऐसा ऐसा ही था थोड़ा, तो मुझे उसमें भी प्रॉब्लम हुई. हाँ, 6 भी है. कॉम्बिनेशन एग्जिबिटिंग सीरीज कॉम्बिनेशन. अच्छा, कौन सा इसमें सीरीज है ये बताना था. डी इसका आंसर होगा. क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक साथ कनेक्शन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. एक के बाद एक. बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, लेकिन डी, R1 एंड R2 आर डायरेक्टली कनेक्टेड. सर लेकिन फर्स्ट और सेकंड में भी तो मतलब वो एक साथ R1 और R2. नहीं बेटा, वो क्रॉस कनेक्शन है. राइट. क्रॉस सर, क्यों है? सीरीज सीरीज कनेक्शन तो में ये होता मतलब है ना, ये होता है सीरीज सीधी लाइन में, लेकिन आपने यहां पर अलग से कनेक्ट कर दिया तो ये सीरीज नहीं हुआ, ये जंक्शन पर आ गया. ये भी सीरीज नहीं हुआ. सर तो मतलब वो जो दो कनेक्टेड थे उनके बीच कोई और आ गया इसलिए वो सीरीज नहीं. हाँ, सीधी लाइन को सीरीज कहते हैं बेटा, एक के साथ एक जब कनेक्ट करते हैं तो आपने ब्रांच क्रिएट कर दी यहां पर. राइट. आगे चलूं अब. हाँ बोलो बेटा. सर क्वेश्चन 10 था जिसमें मुझे डाउट था, पर सर वो मुझे लग रहा है कि अब आप पास कराओगे. Which are the two 4 million teachers? 10th क्वेश्चन आपने अटेंड किया? हाँ. सर मैंने हाँ बेटा. सर मैंने करा होगा, मुझे याद नहीं, बिकॉज मैंने 3-4 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि मेरी मिस्टेक थी, मैंने उनके स्क्रीनशॉट नहीं लिए. तो फिर अभी मैं एक बार चेक करती हूँ, मैंने करा होगा. आपने बेटा? Which of the following 4 milliammeters would you use for the measurement of current? यस सर, मैंने वो करा था. थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सारी फिगर्स आइडेंटिकल हैं. मिलीमीटर. सर वो किसी में सर वो बीच में जो बना हुआ है वो डार्क लाइट का डिफरेंस है. हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये अभी मिसकंसेप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर. और बोलिए. हाँ बेटा, क्या पूछा? नहीं बेटा, नहीं बेटा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मिली एमीटर्स वुड यू यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट? सबकी रीडिंग अलग एक साथ दी हुई है, थोड़ा अलग होनी थी. वही आ गई ना. और बोलिए. क्वेश्चन 19.
Student carries out experiment on VI graph. अच्छा, example of 19th क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन बेटा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। ये देखिए, बस क्या हो गया था 19th क्वेश्चन। सर मैं वही चेक कर रही हूँ एक बार कि मैंने करा था या नहीं। A student carries out an experiment, plot VI graph, यानी कि ओम्स लॉ को पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट of 3 samples of nichrome wire with their resistances, which of the following is true? इनमें से कौन सा ट्रू होगा और क्यों होगा? हाँ, सर R1 is greater than R2 or R2 is greater than R3. एक्सीलेंट आंसर ये होगा, R1 is greater than R2 is greater than R3। ठीक है बेटे? सर एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। हाँ, वाई? बिकॉज देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो स्लोप सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? R1 ग्राफ का मिलेगा, रेजिस्टेंस वाला। और स्लोप क्यों होता है, किस तरीके से? क्योंकि जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, राइट? तो यहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है निक्रोम के 3 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है हमको R1 के अंदर मिला, सबसे कम R3 के अंदर है, राइट? तो इसका आंसर लिखिएगा, एज वी नो दैट, नोट डाउन द आंसर ऑफ द सेम, as we know that the graph of the VI graph, indicates the relationship between potential and current. Potential and current. We know that V equal to IR. V equal to IR, where V upon I is equal to R. Great. ये V है, यहाँ पर यहाँ I लिया हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। X axis should always be the cos. बुक्स के अंदर आप देखना, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो R is equal to V by I, राइट? तो आप ये देखिएगा कि V by I क्या हुआ बुक के अकॉर्डिंगली, या क्योंकि यहाँ पर ना 10th क्लास के अंदर इस बात को वैल्यू नहीं दी जाती कि पोटेंशियल आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं या वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो जनरली 10th क्लास के अंदर V और I ऐसे लिया जाता है। तो पोटेंशियल अपॉन करंट इज नोन एज स्लोप, V upon I is known as is basically the detail available from the graph of Ohm's law experiment, which is regarded to be the slope. ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, दिया इसीलिए था कि इसको मैं क्लास के अंदर डिस्कस कर सकूं। तो जिस किसी का भी स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप का मतलब क्या? परपेंडिकुलर, ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, ये करंट की वैल्यू हो गई, राइट? और ये स्लोप पर डिपेंड क्यों होता है? स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। अगर ये थीटा है तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑब्वियसली ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी था। सर अगर अपोजिट होता है तो 1 upon R होता है, और सर जितना कम एंगल होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगा। बिल्कुल सही। ये और क्वेश्चन बेटा आगे चलूं नहीं तो? सर मैंने डाउट, हाँ, क्या क्वेश्चन है, एक्सीलेंट।
24th क्वेश्चन आ गया था आप लोगों का आंसर 24th का बेटा? एक बार आप क्वेश्चन बोल दोगे? सर हो गया था सॉल्व। What is the maximum resistance which can be made using 5 resistors? Using 5 यस resistors, सर हो गया था। each of 1/5. मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हम इस केस को अगर देखेंगे, क्वेश्चन यहां पर ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/4. R1, R2, R3, R4, R5 5 है, इन सब की वैल्यू ये है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस का क्या होना चाहिए? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। क्या आंसर होगा इसका? हैं 1 ओम। 1 ओम लिखा है, ऑप्शन तो इसकी है। हाँ 1 ओम, यस। तो आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या करना था? इनको ऐड करना था 1/5 इंटू 5, 1 ओम आ गया ना। क्लियर? हाँ 1 ओम होगा, यही तो पूछा है आपने। और बोलो, आगे चलूं? सर 1 सर ओम मैंने इसलिए हो आपको गया क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस में सबको ऐड करेंगे, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1 इंटू 5 कर दो ना सीधे, 5 से 5 कैंसिल, 1 ओम नहीं आएगा। हाँ बेटे, सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, आपको व्हाट्सएप पे भेजा था हाँ मैंने। हाँ मैंने कहा था बच्चों के सामने डिस्कस करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन था वो। An electric circuit consists of 0.5 meter long, लिखो इस क्वेश्चन को। An electric circuit consists of 0.5 meter long nichrome wire XY। nichrome wire का नाम है XY। An electric circuit consists of 0.5 meter long nichrome wire capital XY, an ammeter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each, 4 cells of 1.5 volt each, and plug key। ये इसके साथ है, यानी कि सर्किट के अंदर 0.5 मीटर की लॉन्ग निक्रोम वायर है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, 4 cells of 1.5 ohm volt each, and a plug key was set. Draw the circuit diagram to obtain the relation between potential difference maintained between x and y and the electric current to xy। यानी कि जो निक्रोम वायर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है वो निकालना है, और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो क्या है वो निकालना है। क्लियर? तो ये एक्स वाई जो निक्रोम वायर है, 0.5 मीटर की लॉन्ग इसकी लेंथ जो गिवन है, इट कैन बी रिगार्डेड एज ए रेजिस्टेंस, राइट? ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? क्योंकि वायर अपने आप में, ये निक्रोम वायर है, अपने आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट कर रहा है।
इसकी लेंथ गिवन है, तो रेजिस्टेंस है तो उसकी लेंथ होती भी तो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। और एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमेशा लोड के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। क्यों कनेक्ट किया जाता है आज की क्लास में मैं बताऊंगा। वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट कर दिया। किसी भी डिवाइस का कि अगर हमें पोटेंशियल मेजर करना है, किसी भी लोड का, किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अगर मेजर करना है, तो वो पोटेंशियल हम उस डिवाइस के, मान लिया एक वायर यूं निकली हुई है, बल्ब में कितना पोटेंशियल है मेजर करना है, वोल्ट मीटर की एक वायर को मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा, दूसरी वायर को यहाँ कनेक्ट करूंगा, यानी कि डिवाइस के ऊपर मैंने वोल्ट मीटर को रख दिया है, वन अक्रॉस द अदर इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज बी कनेक्टेड पैरेलल टू द डिवाइस एंड एमीटर, वोल्ट मीटर क्या है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस एट द 2 पॉइंट्स। भाई कोई भी डिवाइस काम कब करेगा, जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा या नहीं। हर, मैंने कहा था ना 220 वोल्ट पोटेंशियल हमेशा हर डिवाइस को चाहिए होता है, चाहे छोटे से बल्ब के से लेकर आप फ्रिज तक, एसी तक, किसी को भी ले लो, सभी काम किस पे करते हैं, एक कॉमन पोटेंशियल ऑल अक्रॉस इंडिया 220 वोल्ट, राइट। अब ये जो डिवाइस है, तो ऑब्वियसली अगर जो मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंगली इसके को भी कितना पोटेंशियल मिलना चाहिए, 220। मान लिया ये डिम कर रहा है या ये खराब हो रहा है, तो जो टेक्नीशियन आएगा वो यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करेगा, इसके अक्रॉस ये मेजर करेगा इसे पोटेंशियल कितना मिल रहा है, कहीं उसके पोटेंशियल में, यानी कि एनर्जी में तो गड़बड़ नहीं है कहीं, इसके कारण कहीं खराब हो रहा हो, तो वो उसके लिए क्या करेगा, एसी है, जैसे एसी के एक तरफ उसने वोल्ट मीटर के एक कनेक्शन को देना है, दूसरी वायर को दूसरी तरफ देना है एसी के, और उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, यानी कि पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो टू एक्सट्रीमिटीज पर जब हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ बात ये होती है कि इसे हमने सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट कर दिया, पैरेलल क्यों कनेक्ट किया, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ। पहले तो डायग्राम तो बना ले, ये क्लियर है, ये एक्स वाई है, तो वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अब 4 सेल्स हैं, देखो एक सेल ऐसा होता है, तो 4 सेल कैसे हो गए, और इसके साथ साथ क्या कहा इसने, 4 सेल हैं, एक प्लग की है और एमीटर भी है, ये आ गया एमीटर इसका, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, 4 सेल्स को कनेक्ट कर दिया, ये की हो गई इसकी प्लग की, 4 सेल्स, हर एक का पोटेंशियल 1.5 है, इसका 1.5, इसका 1.5, इसका 1.5, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 6 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया हमारा, 6 वोल्ट, राइट। नीति आ गई, गुड बेटा। So this is ammeter, this is XY, this is connected across, ये 6 वोल्ट है, और ये आपने, और कोई डिवाइस तो नहीं है, बस खत्म, स्विच ओपन है इस समय, ये सर्किट डायग्राम हुआ है इसमें, मैं इसको प्रिसाइजली बना रहा हूं, जो हमारा XY है उसे हम इस तरीके से देखेंगे, ये हमारा एमीटर होगा जो कि हम XY के सीरीज में, यानी कि इसके सीधी लाइन में कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे, जो 4 सेल हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये स्विच हो गया, 1.5 है तो 6 वोल्ट का हो गया हमारा, राइट। ये सर्किट डायग्राम है बेटा, दैट्स व्हाट बीइंग आस्क्ड। अब बात ये उठती है कि व्हाई द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एंड द एमीटर इज, अब इस बात को समझने के लिए हमारे पास ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक को हम एमीटर कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जाएगा आपसे,
और ये थ्योरी के क्वेश्चन में भी आता है। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है, वोल्ट मीटर अपने आप में एक डिवाइस है या नहीं? What is the purpose of using the voltmeter? Voltmeter is a device that measures the potential difference across or at the ends or at the extremities of the given device. अब ट्यूबलाइट काम कर रही है, ये भी 220 पे काम कर रही है। कैसे पता लगेगा? टेक्नीशियन वोल्टमीटर को लेगा, इसके एक तरफ राइट एक वायर को वोल्टमीटर की को कनेक्ट करेगा, दूसरी तरफ दूसरी को कनेक्ट करेगा, आसानी से मेजर कर सकता है, वोल्टमीटर दिखा देगा। तो इसे हम पैरेलल कॉम्बी, सीधी लाइन में नहीं लगा रहा, उसके पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर्स द पोटेंशियल यूज्ड और पोटेंशियल डिफरेंस राइट across the two ends of the device, across the two ends of the load or across the two ends of the resistance or across the two ends of the electrical device. सबका मतलब एक ही है। ये बात आपको समझ आ रही है? जितने भी डिवाइस हैं किसी ना किसी पोटेंशियल पे तो काम करते ही हैं। पोटेंशियल होता है एनर्जी, तो कितनी एनर्जी ले रहा है अगर मुझे मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं वोल्टमीटर यूज करूंगा। और कनेक्शन कैसे दूंगा? अक्रॉस दूंगा, उसके ऊपर दूंगा, यानी कि पैरेलल दूंगा। और वोल्टमीटर काम कैसे करता है? कौन सा वोल्टमीटर बेहतरीन है? जिसका रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई है, एक्सट्रीमली हाई। बात होती है व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज एक्सट्रीमली हाई, राइट। अब आप जरा ध्यान से देखिए। और चलो, वोल्टमीटर क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट। अब भाई एसी के थ्रू करंट जा रहा है या नहीं जा रहा? पोटेंशियल लिया इसने, एनर्जी ली, तो एनर्जी से क्या होगा? एनर्जी से करंट क्रिएट होगा या नहीं होगा? तो सर्किट में करंट है, करंट को मुझे मेजर करना है, तो मैं करंट को मेजर कैसे करूंगा? मैं एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा डिवाइस के। जिस डिवाइस में से करंट जितना है उसके सीरीज में, उसकी एक ही लाइन में हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे। और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इट हैज टू बी मिनिमम। देखो, जीरो तो हम कर नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम तो कर सकते हैं। एमीटर को बनाने के लिए हमें उसके रेजिस्टेंस को, यानी कि एमीटर के अंदर के रेजिस्टेंस को इतना कम रखना होगा कि उसका रेजिस्टेंस अपना कोई रोल अदा ही ना कर सके सर्किट में। बहुत ही, अब ये बात उठती है, ऐसा क्यों करना होगा? क्यों वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होगा? क्यों एमीटर का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लो होगा? ये बात हम मैथमेटिकली 12th फिजिक्स में भी देखते हैं, लेकिन यहां पर इसको लॉजिकली समझते हैं। इसी सर्किट में मान लीजिए मैंने स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज करते ही करंट फ्लो कर रहा है नहीं? उसमें करंट फ्लो करेगा। ये करंट का सोर्स ये है। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये करंट इस डिवाइस के अंदर भी जाएगा, निक्रोम वायर में भी जाएगा। अब कितना निक्रोम वायर में जा रहा है? अब चाहे निक्रोम वायर में जा रहा है या यहां बल्ब होता है, एसी होता है, फ्रिज होता है, किसमें क्या जा रहा है? जा तो वायर के थ्रू ही रहा है। अब मान के चलिए जो एमीटर है इसका काम है कितना करंट जा रहा है मेजर करना। अब अगर इसका रेजिस्टेंस, खुद एमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए थोड़ा हाई है, हाई है, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये जो एमीटर है, दिस डिवाइस विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द करंट, इट विल नॉट मेजर द करंट, इनफैक्ट इट स्टार्ट्स कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये करंट को मेजर करने की बजाय जो इसका रोल था, द रोल ऑफ द एमीटर इज टू मेजर द करंट विदाउट टेकिंग पार्ट इनटू द सर्किट इटसेल्फ। सर्किट में उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक ही रोल है, भाई करंट कितना है बता दे। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस हाई रख दिया आपने, गलती से इसका रेजिस्टेंस अगर हाई है, तो होगा क्या? ये अपने आप में एमीटर अब एक लोड बन गया। जैसे एसी एक लोड है ना, फ्रिज एक लोड है, तो ये एमीटर भी लोड हो गया। यानी कि ये इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट, it starts consuming the electric, it starts using the electrical energy,
राइट। तो होगा क्या, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो यहां पर पोटेंशियल यूज करना, ये जो मेन पोटेंशियल 6 वोल्ट जो आ रहा है उसका एक हिस्सा ये यहां यूज करना शुरू कर देगा, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। याद है मैंने पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बताया, ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा? गुड। पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि ये एमीटर खुद इलेक्ट्रिसिटी जो 6 वोल्ट जो सेल है जो दे रहे हैं उसका एक हिस्सा इसने यूज करना शुरू कर दिया। काम तो इसका कुछ था, कर कुछ रहा है। कर क्या रहा है, ये तो अब खुद ही यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इसका काम इलेक्ट्रिसिटी यूज करना नहीं है, इसका काम सिर्फ एक ही है कि वो जो निक्रोम वायर से करंट कितना जा रहा है वो पता लगे। उसके लिए हम इस एमीटर की रेजिस्टेंस को इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि जो करंट सर्किट से जाएगा वो आसानी से एमीटर से जाए। अब जैसे ही वो एमीटर से जाएगा, ऑब्वियसली द पॉइंटर ऑफ द एमीटर स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट करेगा, राइट, फ्रॉम इट्स कैलिब्रेटेड पोजीशन। कैलिब्रेटेड पोजीशन होती है 0, वहां से पॉइंटर फ्लक्चुएट किया, माना चला गया 2 मिली एम्पियर पर। तो अब वो पॉइंटर ने बता दिया कि मेरे थ्रू इस सर्किट में जो करंट जा रहा है वो कितना है, 2 मिली एम्पियर। ये कब पॉसिबल होगा, जब सर्किट का करंट एज इट इज, ये जो मेन सोर्स के द्वारा दिया हुआ करंट एज इट इज उससे निकल जाए। अगर उसका रेजिस्टेंस थोड़ा भी हाई रहा तो वो तो करंट को किल करेगा, यानी कि खुद इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना शुरू कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट स्टार्ट्स कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ड्यू टू विच we need to implement the resistance value of every emitter almost negligible। ये एग्जाम में आ सकता है, परसों एग्जाम आपके में ये 99% खासकर वाइवा में पूछते हैं। जब वाइवा होता है ना 12th में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, 10th की तो बात दूर की है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप देखो करंट आसानी से चला गया। अब करंट, अब ये जो XY निक्रोम वायर है ये भाई डिवाइस है, राइट। बल्ब की तरह डिवाइस है, ये यहाँ यूज कर रहा है, इसका कोई काम है, वो अपना काम कर रहा है। काम करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब इस 6 वोल्ट के द्वारा, राइट। अब सीधी सी बात है, ये 6 वोल्ट है, कोई और डिवाइस तो है नहीं, तो ऑलमोस्ट 6 वोल्ट इसको मिलना चाहिए। तो वो 6 वोल्ट इसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका हम पता कैसे लगेंगे? यहां पर हम एक डिवाइस इसके अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे जिसका नाम है वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम हद से ज्यादा हाई कर देंगे, एक्सट्रीमली हाई। एक्सट्रीमली हाई क्यों? क्योंकि भाई वोल्ट मीटर का काम क्या है? द पर्पस ऑफ यूजिंग द वोल्ट मीटर इज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पता लगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपने गलती से कम कर दिया, तो कम करने से क्या होगा, सीधा आपका जो ये मेन करंट है ना, ये जो मेन करंट आई है, ये जैसे इस नोड पे टकराएगा उसका एक हिस्सा चला जाएगा वोल्ट मीटर में, डिवाइड हो गया या नहीं, और दूसरा हिस्सा चला गया निक्रोम वायर में। तो वोल्ट मीटर का काम क्या था, कर क्या रहा है ये? अब ये भी डिवाइस हो गया, ये ऐसे ही का यूज हो रहा है जैसे निक्रोम, ये एक बल्ब है, समझ लो ये भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है। इसका काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करना थोड़ा ना है, इसका काम बताना है कि भाई पोटेंशियल क्या होना चाहिए, भाई बताओ क्या मेजर है इसका। तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब वोल्ट मीटर एनर्जी को अपने अंदर अलाउ ही ना करे। और एनर्जी को अपने अंदर अलाउ कब नहीं करेगा, जब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई, रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होने से क्या होगा, डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। It just measures the potential at the two ends or the two extremities of the given device, and hence the resistance of the voltmeter should be extremely high, right? ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए याद रखना जब कभी भी किसी भी डिवाइस का पोटेंशियल मेजर करना हो तो वोल्ट मीटर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, और करंट मेजर करना हो तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट ब्रांच से जाता है, वायर से जाता है, तो एमीटर वही वायर में होना चाहिए। और रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी एक्सट्रीमली लो एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर शुड बी एक्सट्रीमली हाई। Did you get it? हाँ सर जो सीरीज और पैरेलल वाली बात है, तो उसमें हम एमीटर के लिए अब ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे वो सीरीज में इसलिए क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है,
तो अभी अगर वो पैरेलल में होता तो उसके पास अलग करंट आता, तो वो एक्चुअल करंट नहीं मेजर कर पाता। अभी मैंने सीरीज और पैरेलल का सिर्फ कॉन्सेप्ट बेटा अभी मैंने ना सीरीज और पैरेलल का आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया है। अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने को, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर मुझे पूछना था कुछ। हाँ हाँ बोलो। सर आपने जब आप हमें एमीटर समझा रहे थे तब आपने कहा था कि किसी भी डिवाइस या लोड का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों? रेजिस्टेंस इसलिए जीरो नहीं हो सकता है बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो रुकावट आएगी या नहीं एक एटम से दूसरे एटम में जाने के लिए। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझाया था ना मैंने, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर इज द डिवाइस हुज रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। मरकरी का हम रेजिस्टेंस जीरो कर सकते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से कई हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस को तय कर कर आ रही है, वायर के थ्रू आ रही है, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है, राइट? तो क्यों ना हम वायर के रेजिस्टेंस को जीरो कर दें। वायर के रेजिस्टेंस को हम जीरो कर ही नहीं सकते। अगर वायर के रेजिस्टेंस को जीरो करना है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, ये बात फैक्ट है। लेकिन मरकरी अपने आप में एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके टेम्परेचर को -39 पर लाया गया तो उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया, यानी कि इट विल नॉट वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या हम जो अपनी घरों में वायर यूज कर रहे हैं या ट्रांसमिशन लाइन से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या हम पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -50 डिग्री कर सकते हैं? कंडक्टर्स कॉपर एल्यूमिनियम, क्या रेजिस्टिविटी अगर आपने जीरो करनी है तो -250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या लाइफ पॉसिबल है? साइंटिस्ट आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना बिजली का खर्च कम आएगा। हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी कॉस्टली क्यों है? 100 मेगावाट अगर प्रोड्यूस होती है, मैंने बताया था शायद आपको, तो 67% तो रास्ते में ही खत्म हो जाती है, 33% हमारे तक पहुंच पाती है, राइट? और उसके बाद हमारे सारे डिवाइस उसे यूज करते, सभी डिवाइसों में रेजिस्टेंस है, वो किल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन का हमें पैसा देना पड़ता है। अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होता तो कोई कंजम्पशन नहीं होती। जो आज एक यूनिट हमारी कॉमर्शियल लेवल पर 15 रुपए की है, वो 50 पैसे भी नहीं होती, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट? आई थिंक सो स्क्रीन आपकी मेरी दिखाई नहीं दे रही होगी आप लोगों को। बुलाना बेटा एक बार, इंटरनेट वीक हो गया। 7% खत्म हो जाती है, तो अगर वो 100% है तो मतलब फैन उसकी स्पीड और अच्छी से आएगी, नहीं, उसको जितनी स्पीड आनी चाहिए उतनी तो आ रही है, स्पीड में बिल कम है। मोटी बात यह है कि बिल कम हो जाए, कम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है। नाउ इज इट अच्छा एक्टिव दिखाई दे रहा हूं ना बेटा जी मैं आप लोगों को? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट फेज इज, तो सामने बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट लेता हूं, आजा इधर आजा, कोई बात नहीं। जस्ट बेटा जी 2 मिनट रुकिएगा, अभी थोड़ा हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं।
सुनने में आ रहा है स्कूल खुलने की बात हो रही है। अगर ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। नहीं, आप लोग भी घर में कैद हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब सब कुछ खुला हुआ है तो स्कूल भी तो खुलने चाहिए ना। आगे चलो। हाँ, अब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे अस्किया, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिवाइसेस सीधी लाइन में लगे हुए हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस इट, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो टोटल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या था? और जब रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, राइट, अब यहां जब करंट जाएगा तो करंट सेम था इसके अंदर और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, नहीं, V इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहां हमने देखा था करंट डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 और पोटेंशियल सेम था। दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। इसके ऊपर हम अब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये न्यूमेरिकल लॉजिकली समझ आ गए आपको, राइट, तो आई एश्योर यू चैप्टर आपकी पकड़ में आ गया। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि भाई मान लिया एक सर्किट है जिसके अंदर हर एक 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 लोड हैं। एक का रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है, दूसरे का 3 ओम है, तीसरे का 9 ओम है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट, across a potential source of electricity of 12 volt. What is the current flowing through it? Create the circuit diagram as well. करके दिखाओ, create the circuit diagram. ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। हाँ, बिना आंसर देखिए ईमानदारी से निकालो, मैं भी कर रहा हूं। स्कूल के अंदर डिफिकल्ट हो जाएगा, कल परसों तो बात नहीं बन पाएगी। इतना जितना किया उतना ही अभी, अब बच्चे को भी काम करेगी क्लास, अभी जाएगी नहीं, इसका होमवर्क अब तीसरी क्लास सबसे इम्पोर्टेंट थी। मैं मिलूंगा बच्चे से, जब भेजना नहीं है, जो क्लास वर्क है उसको दे दो। कपिल अभी आप स्विच को क्लोज किया तो करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल कितना गिवन है, 12 वोल्ट। तो माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस? करंट कितना आया? 1.5 एम्पियर। क्या यही आंसर आया आपका? सर 1.3 आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह, जो पूछा जाता है हमें आंसर वहीं से निकालना चाहिए। मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, टोटल करंट का मतलब क्या हो गया? करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट इज इक्वल टू V बाई R। क्यों? क्योंकि V क्या होता है, IR। ये फॉर्मूला यूज होगा। तो टोटल करंट मतलब नेट पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो आयुष, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सेलेंट, 18 हो गया। तो टोटल करंट कितना आ गया हमारे पास, राइट। सो इट कम्स आउट टू बी 3/6, 1/2 आया बेटा, 12 दिया है ना मैंने। क्लियर है ये? आपको कुछ और आया था? 3/6 नहीं होगा। 3/6 एम्पियर आया। क्लियर है?
कैसे निकाला? टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना। सीरीज में क्या करते हैं हम, तीनों को ऐड कर देंगे। सीरीज के अंदर मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट क्या है, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है, राइट। खैर कोई बात नहीं, क्लियर। 2/3 नहीं होगा, 12/18। गलती कर दी हमने, हाँ 2/3 होगा, सॉरी 0.6 हो गया, यही है। एक बात है 2/3 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, प्लीज रेक्टिफाई। 0.6 एम्पियर, वो यार कि 0.6 बार कह दिया, राइट। अब इसी में ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं, मैंने खुद बनाया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप V1, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ohm, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ohm, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 9 ohm। जरा कोशिश करना। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट वन क्या होना चाहिए? सर फर्स्ट में 4 वोल्ट होना चाहिए। तो V1 क्या होना चाहिए? करंट तो सेम रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? आप क्लियर हो रहा है? मुझे बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस R1 हो गया इसका। करंट कितना है हमारा, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट। तो द वैल्यू ऑफ द करंट कम्स आउट टू बी 2/3। और R1 की वैल्यू है 6, 4 वोल्ट आया बेटा। यस सर। V2 क्या होगा? IR2 2/3, R2 की वैल्यू कितनी है? 3। करंट तो 0.6 था, 0.6 बार। तो 2/3 ले लिया ना मैंने, वैल्यू वही 2/3 3, तो ये हो गया 2 वोल्ट। और V3 क्या है? IR3 2/3, राइट, इंटू 9। तो आप देखिए, अगर इन डिवाइसेस पे लिखा होता कि इन्हें 12 वोल्ट ही चाहिए, डिवाइसेस पे मैन्युफैक्चरर लिख कर देता कि भाई ये लंबे समय तक काम करेंगे, पोटेंशियल कितना मिलना चाहिए? 12 वोल्ट। क्या तीनों को 12 वोल्ट मिल रहा है? फर्स्ट वाले को कितना मिला पोटेंशियल? 4 वोल्ट, सेकंड वाले को 2 वोल्ट, और थर्ड वाले को 6 वोल्ट। तो अगर आप तीनों को ऐड करें, इजंट इट, सीरीज में ऐड करते हैं ना, टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2 प्लस V3, आ गया ना 12 वोल्ट। So you just see that all the three devices according to manufacturer requires 12 volt, but none of them, right, is getting the same one, and there is every possibility that all the three devices may get damaged in a very short period of time. अब इसमें 4 वोल्ट है, हमें लैब में मेजर करना है, लैब में, तो मैं कौन सा डिवाइस यूज करूंगा? वोल्ट मीटर यूज करूंगा। कनेक्शन कैसे करूंगा? सीरीज में लगाऊंगा या क्रॉस करूंगा? यहां वोल्ट मीटर अटैच करूंगा, मेजर करूंगा, पॉइंटर है ये, वोल्ट मीटर है, प्लस माइनस, ये प्लस है ना तो माइनस ही यहां होगा, वोल्ट मीटर के एबीसी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे हम। तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए? 4 वोल्ट। तो पॉइंटर विल फ्लक्चुएट एंड मूव टुवर्ड्स द 4 वोल्ट। इसके केस में यहां कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 वोल्ट। यहां कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6 वोल्ट। डिड यू गेट इट और नॉट? राइट, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर ये समझ आ गया तो दूसरा, और तो फिर हम अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ भी धीरे धीरे जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर मैंने करंट को 0.6 लेके किया था, तो उससे डेसिमल में आंसर आएगा। वो गलत कर रहे हो ना आप, आपको रेशनल नंबर भी लेना चाहिए। व्हाई आर यू डूइंग इट इन 0.6? क्योंकि 0.6 का तो कोई अंत ही नहीं है, इट इज गोइंग 0.66666 बार टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो रैशनल नंबर पे करो बेटा, एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू मिलेगी। अब अगर हम डिवाइस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं,
इन्हीं को, ये जो मैंने 3 आपको डिवाइस दिए हैं ना, अब बेटा जी हम इन तीनों को अब हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में एक दूसरे के ऊपर। पोटेंशियल वही रखा हमने, राइट। कौन कौन से था ये? 6 3 9, दिस इज 6 3 ओम 9 ओम, ये पोटेंशियल, ये स्विच है, स्विच क्लोज किया, करंट फ्लो किया। जब करंट फ्लो करेगा, माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट? इसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट, निकालो। जैसे उसमें टोटल करंट पूछा था ना, ऐसे इसमें बताओ। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, मम्मी का फोन आया हुआ है, नव्या की मम्मी का, आप कहिएगा कि बात कर लेंगे। सर 7.3। 7.3, क्या सभी का यही आया? यस सर। तो टोटल करंट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट वही कहता है, टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। और टोटल रेजिस्टेंस का जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, राइट। तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9, क्या आया एलसीएम? 18, राइट। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2, 1 अपॉन आर टी 11/18। तो टोटल रेजिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 18/11। ये निकाला है या नहीं? सर मैंने IT is equal to I1 plus I2 plus I3 से पूछा। नहीं बेटे, टोटल रेजिस्टेंस उससे नहीं करना, टोटल करंट थ्रू द सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पहले, यही मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो टोटल करंट कैसे आएगा? अब वोल्ट है 12, टोटल पोटेंशियल सोर्स तो 12 है, टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है आपका 18/11, तो टोटल करंट कितना हो गया? 12/this 11/18, राइट। आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। 22/3 यही आया, तो 22/3 एम्पियर, राइट। So 22.3/3 is the total current flowing through the circuit. आप देखो रेजिस्टेंसेस वही है, लेकिन जब हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया तो करंट कितना ज्यादा आया, और जब हम इसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे तो करंट कितना आया था? टोटल करंट 0.6 बार आया था ना, इवन 1 एम्पियर भी नहीं था। और यहां देखिए इट इज मच इवन ग्रेटर देन 10, approximately 10, you get 7 point something। वहां 1 एम्पियर भी नहीं है और यहां कितना आ गया? approximately 7 एम्पियर। large amount of electrical energy now available to all the 3 devices, right or not? और
total resistance, the value of the total resistance is so less, in fact is so less that it is less than the value of the individual resistances. पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इतना कम हो गया कि एक डिवाइस के रेजिस्टेंस से भी कम हो गया. सबसे कम रेजिस्टेंस 3 ओम है एक डिवाइस का, उससे भी कम हो गया. तो आप सोचो जब सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आसानी से सारे डिवाइसेस को मिलेगी. तो क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज द टोटल करंट व्हेन द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. फिर उसमें आते हैं यही आते हैं. अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तो इस क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन क्या आंसर लॉजिकली क्लियर है. तो बट अंडरस्टूड है कि 20 क्वेश्चन करा दिए मैंने, 20 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गए क्योंकि ये सबसे हैवी क्वेश्चन है. सारे इसके नीचे हैं. अभी मैं करा रहा हूं इसको, अभी बहुत कुछ कराना है इसमें. क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब एक काम करते हैं, Yes, sir. टोटल करंट तो पता लग गया. नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, what is the current flowing through the first one, what is the current flowing through the second, what is the current flowing through the third. ये भी निकालना है. अब ब्रांच करंट निकालनी है. टोटल करंट मिल गया अलग बात है, लेकिन हर डिवाइस अपने अपने अनुसार इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, करंट यूज कर रहा है. तो अब क्या करूं मैं, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, I1 निकालने के लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान देखिए, V बाई R1, V बाई R1. V हम जानते हैं, when the devices are connected across each other, then the potential acquired by every device remains be the same. पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो 12 ही वोल्ट लूंगा यहां भी, डिवाइड बाय 6. तो पहली ब्रांच में कितना करंट गया हमारा, 2 एम्पियर. क्या ये क्लियर है? दूसरी में कितना गया हमारा, 12 डिवाइड बाय 3, 4 एम्पियर. और तीसरी में कितना गया हमारा, 12 डिवाइड बाय 9, राइट. तो 12 डिवाइड मतलब कितना हो गया, 4/3 एम्पियर. अब जब आप टोटल करेंगे ना इसका, क्योंकि ये आ गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, तो ये बाहर जब आएगा तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो जब ये टोटल करेंगे तो जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना निकाला है आपने यहां, इसके इक्वल आएगा 22/3 एम्पियर. क्लियर है ये? तो मैंने पहले उसको ये कैलकुलेट कर लिया था, फिर आई किया था, वो गलत है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना जब टोटल करंट पूछ रहे, सर्किट का टोटल करंट पूछ रहे हैं, तो लॉजिकली सोचो और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकालना चाहिए, Yes. राइट. तो जब टोटल करंट का मतलब क्या है, टोटल करंट ऑफ द एंटायर सर्किट, वी नीड द एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. देन अब हमने ब्रांच करंट निकाल दी. अब मैं आपसे क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, क्या ये क्लियर है? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, व्हाट इज द. अब मैं काम करता हूं, यहां एक इंटरेस्टिंग केस कर देता हूं. यहां भी ना एक चौथा रेजिस्टेंस ले आता हूं, R4 ग्रीन कलर से, R4, राइट. और भाई इसकी वैल्यू दे देते हैं, क्या दें, चलो इसकी वैल्यू देते हैं 12 ओम. ये पैरेलल से पहले लगा दिया मैंने. नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम. व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम? व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम? क्या आंसर होगा?
सिंपल लॉजिक यूज करो. 88 होना चाहिए. करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड इट्स रेजिस्टेंस. कौन सा करंट? टोटल करंट. टोटल करंट कितना निकाला हमने? 22/3 इंटू 12, राइट. तो कितना आया ये? 88 आया. लेकिन क्या 88 हो सकता है? क्या 88 हो सकता है? अरे मेन सोर्स तो 12 ही वोल्ट दे रहा है. 88 कैसे आ गया? यानी कि ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू है विल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर हियर. इतना हाई रेजिस्टेंस नहीं चलेगा. समझ में आया ना? ये 12th में भी जस्ट कमेंट ऑन इट. अरे लॉजिकली तो 88 आ गया एंड 88 इज नॉट डिजायरेबल, 88 इज नॉट पॉसिबल. अरे जब मेन सोर्स 12 दे सकता है, आपने तो 88 निकाल दिया. तो यहां रेजिस्टेंस मैं लेता हूं 0.12. आप बताना 0.12 ओम. अब कितना है ना? 8.8. 8.8 वोल्ट आ गया या नहीं आ गया? 8.8 वोल्ट. यानी कि इसने यहां पर मैं वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट करूं तो मैं पाऊंगा कि यहां पर जो पोटेंशियल आया वो आया बेटा जी 8.8 वोल्ट. अब मेरा अगला क्वेश्चन है, सब समझ में आ रहा है या नहीं? अब मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1? R1 के अक्रॉस कितना होगा? सर 12 R1 के अक्रॉस कितना होगा? 12 वोल्ट. क्या यही आंसर है? सर 12 क्यों होगा? मतलब मैं हम तो वैसे निकालेंगे ना जैसे हमने R4 का पहले निकाला था. अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए? हाउ टू गेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1? क्या होगा आंसर? सर ऐसे तो 44 आ रहा है. 44. ठीक है दिव्यांशु, ध्यान से सुनो, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है. इतना 44 नहीं, 44 नहीं होगा. टोटल कितना है भाई? 12. आप ध्यान से देखो, 3 डिवाइस तो पैरेलल में है, लेकिन ये जो चौथा डिवाइस है वो तो सीरीज में है इन पैरेलल के. भाई these 3 are in parallel, but the 4th one is in series with the 3 parallels. You just see in series combination, out of 12, 8.8 is already consumed here. And we know that in series, potential divides. 12 में से 8.8 वोल्ट तो ऑलरेडी खत्म हो गया. बचा कितना? How much we are left with? 3.2. तो वो जो 3.2 है वो R1 को अवेलेबल हुआ, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. द पोटेंशियल अक्रॉस R1, राइट. अब जो बचा हुआ 12 में से 8.8 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3.2 वोल्ट इज लेफ्ट. नाउ दिस 3.2 is available to 6 volt and hence the potential drop across 6 volt is 3.2 volt. क्या ये बात क्लियर है? सर वो तो जो हमारा 3.2 वोल्ट है वो तो R1, R2 और R3 वो तीनों को ही 3.2 मिलेगा ना बस. एक्सीलेंट. अगला क्वेश्चन मेरा आपने खुद ही बोल दिया. मैं अगला ये पूछने जा रहा था, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 9 ओम. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टू ऑल द 3 डिवाइसेस इट हैज टू बी द सेम. यानी कि यू आर कैप्चरिंग द कॉन्सेप्ट. क्लियर? तो यानी कि क्या हुआ, 3.2 वोल्ट जो बचा हुआ है वो इन तीनों को मिलेगा, राइट. जबकि
चारों के ऊपर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर ने मिलना 12 चाहिए, लेकिन पहले वाले को सबसे ज्यादा मिला, रास्ते में सबसे पहले वही था, मैक्सिमम एनर्जी उसी ने कंज्यूम कर ली 8.8, बाकी बेचारों को कितना मिला 3.2। तो यानी कि देखा जाए तो चारों, जो फर्स्ट वाला है अगर वो बल्ब हुए चारों तो फर्स्ट वाला हो सकता है 3 दिन चल जाए, लेकिन सेकंड थर्ड ये तीनों जो पैरेलल में है ये शाम तक ही खराब हो जाएंगे। क्या प्रैक्टिकली समझ आ रही है बात आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं? शगुन क्लियर है या नहीं बेटा? Yes, sir. गॉट इट? सर पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना? हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पार्ट ऑफ द मेन पोटेंशियल कंज्यूम्ड। ओके सर। इन इंजीनियरिंग वी यूज द वर्ड पोटेंशियल ड्रॉप। हम कभी भी पोटेंशियल मेजरमेंट नहीं कहते, पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। ड्रॉप का मतलब क्या होगा? कम होना। किसका कम होना? मेन सोर्स का कम होना। किसके कारण कम होना? डिवाइस के कारण कम होना। तो उस डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर? अब एक चौथा क्वेश्चन, पहला था टोटल करंट, दूसरा था व्हाट इज द करंट थ्रू ऑल द थ्री, तीसरा था अगर एक और ऐड कर दिया चौथा R4 तो उसके अक्रॉस क्या होगा, फिर पांचवा था कि इन तीनों के अक्रॉस कौन कौन से पोटेंशियल होंगे, और अब जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, ये हमने देख लिया, राइट? नाउ व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू, अरे ये वाला तो हम कर चुके हैं, करंट भी कर चुके हैं ना, दैट्स इट। क्लियर है या नहीं? तो ऑल द 4 पार्ट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड, 4 to 5, इससे ऊपर 10th क्लास में पिछले 25 साल में नहीं आया कुछ, ना आएगा, राइट? ये बेस ऑफ द एंटायर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स है जो हमने भी डिस्कस किया। अभी इसके ऊपर मैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपसे ये कहूंगा आपको ट्राई मत करना, आप आज की क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करना, जो मैंने आज क्लास में कराया इसी क्वेश्चन का रिवीजन करना, खुद से दोबारा इन सभी आंसर्स को निकालना, so that you can recollect the concept on your own, that will get cemented through practice। और अगले सेशन के अंदर हम कुछ सामने 10-12 क्वेश्चन और लेंगे, कुछ क्वालिटी क्वेश्चन लेंगे, फिर पकड़ में आ जाएगा आपको यहां तक जो भी हमने कराया। फिर मैं जाऊंगा इलेक्ट्रिक पावर पर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, और उसके भी न्यूमेरिकल करने के बाद तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा, राइट? तो अभी इस चैप्टर में हम कह सकते हैं कि हमने लगभग 60% काम किया है, 40% तो अभी भी रहता है। एंड प्लीज डोंट माइंड, स्कूलों के अंदर बेटा देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरा दे दिया, जो कि इनजस्टिस है। इतना बड़ा टॉपिक इतना कम टाइम के अंदर स्कूल में कैसे करा दिया? आ रहा है पूरा टॉपिक, आ रहा है ना? देखो हमने भागना थोड़ा ना, हम जो करेंगे, इट्स ऑलवेज बी बेटर टू हैव स्पेशलाइजेशन। मैं हमेशा बच्चों से कहता आ रहा हूँ कि अगर स्कूल में 5 चैप्टर आ रहे हैं और तुम 3 ही कर सकते हो तो 5 करने की कोशिश मत करना, लेकिन 3 को ऐसे करना कि यू शुड हैव ए मास्टरी ओवर इट, लेट द क्वेश्चन कम फ्रॉम एनी बुक, आई शुड बी इन ए कंडीशन टू गिव द राइट आंसर में। स्पेशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है, जनरलाइजेशन की कोई इंपॉर्टेंस। मैंने 5 कर रखे हैं और 5 ढंग से नहीं कर रखे, तो वेस्ट।